हेलो दोस्तों, आज हम अध्याय 2 का क्लास 7 के विज्ञान का अध्याय 2 जंतुओं में पोषण को पढ़ेंगे और जानेंगे इस अध्याय में क्या क्या दिया हुआ है। देखो, सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं। सभी जीवों को अपना उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषण की जरूरत होती है। जंतुओं के पोषण में उनकी पोषक तत्वों की जरूरत, भोजन ग्रहण करने का तरीका यानी अंतर्ग्रहण तथा शरीर में उनका उपयोग शामिल है। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ते हैं पाचन किसे करते हैं। देखिए, जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अवयवों की संरचना अत्यंत जटिल होती है। ग्रहण किए गए भोजन से शरीर कई प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण करता है, जिसमें कुछ हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है जबकि कुछ अवशिष्ट अनुपयोगी पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। आप जान चुके कि विभिन्न जीवों की भोजन संबंधी आवश्यकता एवं आदतें अलग अलग होती है। साथ ही जीवों में पोषण का तरीका भी अलग अलग होता है, जिसके आधार पर हम उन्हें स्वपोषी, विषमपोषी आदि वर्गों में बांटते हैं। विभिन्न जीवों की शारीरिक बनावट और भोजन ग्रहण करने वाले अंगों में भी विविधता नजर आती है। जैसे मधुमक्खी, भौरे आदि आसानी से फूलों का रस चूस सकते हैं। मरमर पक्षी, जिसको इंग्लिश में हमिंग बर्ड, फूलचूस यानी सन बर्ड की लंबी पतली चोंच भी फूलों का रस चूसने में उसे मदद करती है। गौरैया अपनी छोटी चोंच से आसानी से अन्न, कण और कीड़े मकोड़े चुन सकती है। शेर के मजबूत जबड़े और पैने दांत शिकार को पकड़ने और उसे फाड़ने में मदद करते हैं। अजगर सांप अपने मुंह से बड़े शिकार को आसानी से निगल जाते हैं। देखिए, छीलना, चबाना, कुतरना, बेदना, पकड़ना, निगलना, चूसना, स्पंज आदि भोजन ग्रहण की विधियां हैं। ठीक है, ये सब तरीके हैं। तो हम लोग अब इसकी लिस्ट बना सकते हैं कि जंतुओं का नाम, भोजन और भोजन करने का तरीका एक लिस्ट बना सकते हैं कि वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये आपका अपना तरीका है। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट, मानव में पाचन। मानव में पाचन कैसे होता है। देखिए, तो अन्य जीवों की भांति मनुष्य भी भोजन को ग्रहण करता है। मनुष्य में भोजन अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, फिर भी उसका पाचन और उपयोग होता है। भोजन का बिना पचा हुआ अनुपयोगी भाग मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित होता है। मनुष्य में भोजन मुख द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद एक सतत लंबी नलिका से गुजरता है, जो मुख गृहिका से आरंभ होकर गुदा या मल द्वार तक जाती है। इसे आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। इस लंबी नली के विभिन्न प्रकार इस प्रकार है, लिस्ट पढ़िएगा। मुख गृहिका, सेकेंड नंबर ग्रसिका या ग्रासनली, जिसको इंग्लिश में फूड पाइप और ऑसिफेगस बोलते हैं। थर्ड, आमाशय यानी स्टोमच। फोर्थ नंबर, छोटी आंत यानी स्मॉल इंस्टाइन। 5 नंबर, बड़ी आंत, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। 6 नंबर, मलाशय यानी रेक्टम। 7 नंबर, गुद्दा या मलद्वार यानी अनुस इसको बोलते हैं। ठीक है, सात मतलब भाग हैं जिसके द्वारा हमारा पाचन संपन्न होता है। देखिए, आहार नाल के इन भागों के साथ साथ अनेक छोटी बड़ी ग्रंथियां जुड़ी होती है, जैसे लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय आदि, जो पाचक रसों का स्राव करती है। ये पाचक रस भोजन के जटिल अवयवों को सरल रूप में बदलने में मदद करते हैं। ठीक है, अब है कि मानव में पोषण के विभिन्न चरण कैसे होते हैं। देखिए, फर्स्ट, अंतग्रहण के बारे में आपने पढ़ा। अंतग्रहण का काम क्या है? आहार को प्राप्त करना और ग्रहण करना। ये मनुष्य में यह मुख द्वारा होता है, जहाँ दांत से भोजन को चबाया जाता है। फिर है पाचन, भोजन के जटिल अवयवों से उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण। पाचन की प्रक्रिया में मुख से आरंभ होकर आंत तक पूरी हो जाती है, जिसमें अनेक रासायनिक स्राव यानी एंजाइम मदद करते हैं। ठीक है, और शोषण, पाचित भोजन का रसांगुलों द्वारा ग्रहण एवं रक्त में मिलाने की प्रक्रिया को शोषण कहते हैं। स्वांगीकरण क्या होता है? शरीर के वृद्धि और विकास के लिए पचित भोजन का उपयोग। ठीक है, अब आता है निष्क्रमण। ये क्या होता है? अपचित भोजन का आहार नाल से निष्कासन। देखिए, जो भोजन नहीं पचा उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है,
अब हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट नंबर, जो हमने फर्स्ट लाइन से स्टार्ट किया था चरण के बारे में। मुख एवं मुख्य गृहिका, जिसको माउथ एंड बकल कैविटी कहते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है? हम भोजन मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। हमारे मुख गृहिका के अंदर दांत और जीभ होते हैं। लार तथा लार ग्रंथि होती है, जिससे लार निकलती है। दांत भोजन को चबाने और छोटे छोटे टुकड़े बनाने में हमारी मदद करते हैं। दांत जबड़ों में स्थित मसूड़ों में अलग अलग खांचों में धंसे होते हैं। हमारे दांतों के आकार और कार्यों में विविधता होती है, जिसके अनुसार उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। अभी हमारा सवाल आता है कि हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं। तो पता कीजिए, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो आपको याद होगा, जब पहली या दूसरी कक्षा में थे तो आपके दांत गिरने लगते होंगे। कुछ समय के बाद वहाँ नए दांत आ गए होंगे। तो हमारे जीवन काल में दांतों के दो सेट विकसित होते हैं। प्रथम सेट बचपन से निकल कर लगभग 8 साल की आयु तक गिर जाते हैं। ये नोट कीजिएगा, बचपन से निकल कर 8 साल की उम्र तक निकल जाते हैं प्रथम सेट के इन दांतों को दूध के दांत यानी मिल्क टीथ कहते हैं। और पुनः इनके स्थान पर स्थायी दांत यानी परमानेंट टीथ आ जाते हैं, जो जीवन भर रहते हैं। हालांकि वृद्धावस्था में भी इनमें से कुछ दांत गिरने लगते हैं। दांतों के आकार और कार्य के अनुसार ये हम जानेंगे कौन कौन से दांत होते हैं, ठीक है। पहला नंबर इंसिजन, जिसको हिंदी में कृतंक बोलते हैं, इसका काम होता है काटने का। उसके बाद रुदनक, जिसको कैनिज बोलते हैं, यानी कि इसका काम होता है फाड़ने का। अग्र अग्रच वर्णक यानी प्री मोलर, यानी पीसने और चबाने का काम होता है इनका। और चवर्णक यानी मोलर, यानी पीसने और चबाने का। देखिए मैंने क्या बोला, इंसीजर यानी काटने का काम करते हैं, कैनिज फाड़ने का काम करते हैं, प्री मोलर पीसने और चबाने का काम करते हैं, और मोलर पीसने और चबाने का काम होते हैं, ठीक है। देखिए, तो अब आते हैं इनामेल किसे कहते हैं। तो हमारे दांत के ऊपरी परत जो होता है ना, उसको इनेमेल कहते हैं। ये हमारे शरीर का कठोरतम पदार्थ होता है। ये कैल्शियम एनेमेलिन नामक लवण तथा प्रोटीन से बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, अब अगला कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा मुंह हमेशा गीला रहता है, ऐसा क्यों? देखिए, हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, जिनसे लार स्रावित होता रहता है। लार भोजन को मुलायम बनाने में मदद करता है। लार में पानी, लवण, चिकना म्यूकस होता है। भोजन का पाचन मुंह से लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज की सहायता से आरंभ हो जाता है, जो मंड को यानी स्टार्च को शर्करा यानी ग्लूकोज में बदल देता है। एंजाइम रासायनिक स्राव होता है, जो आहार नाल के विभिन्न भाग ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। भोजन के विभिन्न अवयवों के साथ प्रक्रिया कर पाचन में मदद करते हैं। देखिए, अब आते हैं, चावल में मंड होता है और लार मंड को शर्करा में बदलता है, यानी ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है। जीभ मुंह के अंदर एक पेशी अंग होता है। जीभ आगे की ओर स्वतंत्र और पीछे की ओर मुंह गृहिका के निचले भाग से जुड़ा होता है। ये मुख का व्यस्तम अंग है। जीभ मुंह में भोजन को इधर उधर करने में, लार मिलाने और भोजन निकलने में मदद करता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है, यानी टेस्ट बर्ड्स होती हैं, जिनकी मदद से हम चीज़ों का स्वाद लेते हैं। स्वाद कलिकाएं वो जीभ के अलग अलग हिस्सों में होती है। स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता करने के लिए हम तरह के क्रियाकलाप कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं दंत सुरक्षा यानी स्वास्थ्य का आधार। दांतों की सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। दांत ही हम सुबह और रात में सोने से पहले अपने दांतों को दातुन या ब्रश से जरूर साफ करना चाहिए। दातुन करते समय दातुन और हाथ की उंगलियों से मसूड़ को से मलना चाहिए। देखिए, इससे क्या होता है, मसूड़ में रक्त संचार बढ़ता है, दांत मजबूत होते हैं। खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ला करना चाहिए, जिससे दांत में फंसे अन्न निकल जाए। अच्छी तरह दांत की सफाई नहीं करने, अधिक अधिक चॉकलेट, मीठी चीज और ठंडे पे आदि खाने से दांतों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये चीजें दांत के बीच फंसे अन्न कणों से चिपक जाती हैं और उन पर एक परत बना लेती है। इसके कारण जीवाणुओं को पनपने और बढ़ने का मौका मिलता है। ये जीवाणु दांत में फंसे अन्न कण और शर्करा को अम्ल में बदल देते हैं, जो दांतों के ऊपरी इनामिल को क्षति पहुंचाते हैं, दांतों को भी छेद बना देते हैं। मसूड़ों से रक्त और मवाद आने लगता है, मुख से दुर्गंध आने लगती है, धीरे धीरे दांत कमजोर होकर टूटने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हम बहुत सी चीज खाने से वंचित हो सकते हैं, इसलिए हमें दांतों को देना चाहिए। अब अगला कॉन्सेप्ट है, हमें पढ़ना है भोजन नली यानी ग्रसिका यानी फूड 5। सेकंड नंबर जो मैंने बताया था चरण के बारे में, सेकंड नंबर है फूड 5 ओसिफोगस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भोजन नली और ग्रसिका, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, भोजन नली ग्रसिका, भोजन नली लंबी और पतली मांसल संरचना होती है, जो मुख्य गृहिका को अमाशय से जोड़ती है। मुख्य द्वारा चबाया हुआ भोजन ग्रस नली में जाता है। ग्रस नली के मांसपेशियों में संकोचन होता रहता है। इस संकोचन के कारण भोजन नीचे की ओर सरकता हुआ अमाशय तक पहुंचता है। कभी कभी आपने महसूस किया होगा, खाते समय या खाने के कुछ समय बाद उल्टी हो जाती है, भोजन अमाशय तक नहीं पहुंचता या अमाशय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है ना, तो उल्टी दिशा में चलाया जाता है, अर्थात यानी भोजन नाल में
भोजन को पेशियों द्वारा आमाशय की बिल्कुल उल्टी दिशा में मुंह की ओर चला जाता है, जिसके कारण उल्टी हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो ये हमारा हुआ। मैं आपको इसको बारे में और आपको समझाता हूँ, एक रोचक बात आपको बताता हूँ। चलिए हम लोग रोचक बातें पढ़ते हैं। देखिए, कृशिका, वायु और भोजन मार्ग एक ही होते हैं। आपकी जिज्ञासा होगी कि भोजन तो भोजन नली से आमाशय तक जाता है, फिर वो श्वास नली की ओर क्यों नहीं जाता है? वास्तव में श्वास नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है जिसे इपिग्लोटिस कहते हैं। ये वाल्व का काम करती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो ये श्वास नली को ढक लेती है। भोजन भोजन नली में चला जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि जब आप तेजी से खाते हो ना, खाते समय बात करते हो, अचानक खांसी या छींक या हिचकी आती है, तो आप घुटन महसूस करते हो, तो संयोगवश भोजन कणों के श्वास नली में प्रवेश के कारण होता है। ये आप समझ लो, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, आमाशय। आमाशय का काम क्या होता है? आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। ये मोटी दीवारें वाली थैलीनुमा मांसल संरचना है जो चपटी और यू आकार का होता है। इससे होकर भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। आमाशय के आंतरिक भाग में पाचक रस, श्लेष्मा यानी म्यूकस या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। देखो, श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है और तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है। इससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस भोजन के प्रोटीन भाग को अमीनो अम्ल जैसे सरल पदार्थ में तोड़ देते हैं। ये मैंने आपको आमाशय के बारे में बताया। अब मैं एक कहानी बताता हूँ जिसका नाम है छिद्र युक्त पेट की कहानी। बहुत ही अच्छी कहानी है, आप सुनिएगा। कभी कभी संयोगवश घटी घटना या दुर्घटना से रोमांचक विलक्षण जानकारियां मिल जाती है। छिद्रयुक्त पेट भी एक ऐसी घटना से संबंधित कहानी है जिससे आमाशय की कार्यप्रणाली की जानकारी हुई थी, ठीक है। ये कहानी है 6 जून 1922 को। एलेक्जिन सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह घायल हो गया। उसके आमाशय में छेद हो गया। विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक ने उसका इलाज किया। इलाज से उसकी जान तो बच गई, लेकिन चिकित्सक उसके आमाशय के छेद को बंद नहीं कर सका। उसने उसे पट्टी से ढक दिया। सेंट मार्टिन के आमाशय की छेद को डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने आमाशय की कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त करने के अवसर के रूप में लिया। उसने देखा आमाशय भोजन का मंथन कर रहा है। उसकी दीवारों से रसों को निकालकर उसने दूसरे भोजन पदार्थों के साथ भी प्रयोग किया। उसने यह पाया कि आमाशय छोटी आंत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। इन खोजों से इस निष्कर्ष पे पहुंचना आसान हो गया कि पाचन मूलतः रासायनिक क्रिया है, ना कि यांत्रिक, ठीक है। और फोर्थ नंबर हम लोग छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सवाल आते हैं एग्जाम में। छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी कुंडलित संरचना है। इसमें यकृत यानी लीवर, अग्नाशय तथा स्वयं इसकी दीवारों से स्राव प्राप्त होते हैं। यानी पहला पढ़ेंगे यकृत से प्राप्त स्राव यानी लीवर से प्राप्त स्राव। गहरे लाल भूरे रंग की यकृत मानव संरचना की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह आमाशय के ऊपरी भाग ये दाहिनी ओर स्थित होती है और पितरस स्रावित करती है, जो एक थैलीनुमा संरचना पित्ताशय में संग्रहित होता है। पितरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकेंड पॉइंट, अग्नाशय से प्राप्त स्राव। इसके क्या होता है? अग्नाशय हल्के पीले रंग की पत्ती के आकार की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। इसे स्रावित अग्न्याशयिक रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पे क्रिया कर उन्हें सरल रूप में बदल देता है। थर्ड, छोटी आंत की दीवारों से प्राप्त स्राव। छोटी आंत की दीवारों से स्रावित आंत रस आंशिक रूप से पचे हुए भोजन पर क्रिया कर उसे पूर्ण रूप से पचा देता है। इस प्रकार छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा, ग्लूकोज में प्रोटीन, अमीनो अम्ल तथा वसा अम्ल ग्लिसरीन में बदल जाता है। ये हमने पढ़ा। देखिए, छोटी आंत में पचे भोजन का अवशोषण के बारे में देखिए, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के आंतरिक भित्ति यानी दीवार से होता है। आंतरिक भाग में अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिसे दीर्घ रोम या रसांगुल कहते हैं। दीर्घ रोम पचे भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है कि इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। अवशोषित भोजन इन रुधिर वाहिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न भाग में पहुंचता है, जहां अनेक जटिल पदार्थ के बनने में उनका उपयोग होता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं।
श्वसन के क्रम में कोशिकाओं में स्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा और जल में होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का बिना पचा भाग या जिसका अवशोषण नहीं होता वो बड़ी आंत में जाता है। अब हम लोग बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। बड़ी आंत के बारे में, बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। इसके द्वारा अपचित भोजन से जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है, बाकी बचा हुआ अपचित। तो हम लोग बड़ी आंत के बारे में क्या पढ़ रहे थे कि देखिए, बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। इसके द्वारा अपचित भोजन से जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है, बाकी बचा हुआ भोजन अपचित पदार्थ और ठोस अवस्था में मलाशय में चला जाता है, जहां से समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम निष्कासन कहते हैं। ठीक है, देखिए अब घास चरने वाले जंतुओं में पाचन के बारे में पढ़ते हैं। हमारे आसपास अनेक जंतु हैं जो घास खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। हम घास पचा नहीं सकते। पौधे से प्राप्त अधिकांश पोषकों में सेल्यूलोज की प्रधानता नहीं होती। घास में भी सेल्यूलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। मानव सहित बहुत से जंतु सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। घास खाने वाले जंतुओं की पाचन व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। इनका आमाशय विशेष प्रकार का होता है, जो 4 भागों में बटा रहता है। पहला भाग सबसे बड़ा होता है, जिसे रुमेन कहा जाता है। निगला हुआ घास प्रथम आमाशय यानी रुमेन में इकट्ठा होता है। यहाँ भोजन का आंशिक पाचन होता है, यानी छोरा पाचन होता है, जिसे जुगाल कंड कहते हैं। बहुत से घास खाने वाले जंतु चरते समय जल्दी जल्दी घास खाकर यानी काट कर निगल लेते हैं। हमारी तरह खाना खाते समय ये भोजन पूरी तरह चबाते नहीं। निगले हुए खाने को यानी जुगाल करके ये पुनः पुनः मुंह में लगाकर चबाते हैं। आपने ये देखा होगा कि जब ये खा नहीं रहे होते हैं ना, तब भी इनका मुंह चलता रहता है। इस प्रक्रिया को जुगाली या पांगुर कहते हैं। इन जंतुओं में सेल्यूलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं की सहायता से होता है। ये जीवाणु रुमेन में होते हैं। आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत और वहां से बड़ी आंत में जाता है। छोटी तथा बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे अंधनाल यानी कैकम कहते हैं। इसके बाद देखिए, मनुष्य में अंधनाल बहुत छोटी होती है और ये जीवाणु अनुपस्थित होते हैं। मनुष्य में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। मनुष्य के पाचन संस्थान में सेल्यूलोज रिश्तेदार पदार्थ के रूप में रह जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अमीबा में पोषण क्या होता है। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अमीबा में पोषण में है कि देखिए, अमीबा एक कोषीय जीव होता है। इसके भोजन, अंतर्ग्रहण और पाचन का तरीका अत्यंत रोचक है। इसमें कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है, जिसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है। इसमें केंद्रक तथा अनेक धानियां होती है। धानियां मतलब खालिस्तान होती है। अमीबा की विशेषता है वो लगातार अपने आकार की और स्थिति बदलता रहता है। इसमें एक या अधिक उंगली जैसे उभार निकलते रहते हैं, जिसे पदार्थ यानी कृत्रिम पाँव यानी कहते हैं। अमीबा को गति करने तथा भोजन पकड़ने में मदद करते हैं। अमीबा का आहार सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक आदि होते हैं। जब यह भोजन के संपर्क में आता है या भोजन के आसपास होता है, तो यह अपने पादपों को विकसित कर भोजन के चारों ओर से घेर लेता है और दोनों ओर से विकसित पदार्थ आपस में मिलकर एक हो जाते हैं और भोजन इस प्रकार बने खादानी में बंद होकर अमीबा की कोशिका के अंदर चला जाता है। खादानी में ही पाचक रसों का स्राव होता है, जो खाद्य पदार्थों पर क्रिया कर उन्हें सरल पदार्थों में बदल देता है। इस प्रकार पचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, जो अमीबा की वृद्धि और रखरखाव और उसकी संख्या वृद्धि में मदद करता है। यहाँ भी बिना पचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ खादानी से होकर कोशिका द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि अब आप जान चुके हैं कि सभी जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। आश्चर्य रूप से सभी जीवों में भोजन को पाचन की आधारभूत प्रक्रिया समान है, जिसमें ग्रहण किए गए भोजन से अनेक उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे आप जानकारी प्राप्त करेंगे किस प्रकार अवशोषित उपयोगी पदार्थों का स्थानांतरण। इस चैप्टर में हमने जो जो सीखा है ये हम लोग पढ़ते हैं। पोषण सभी जंतुओं की अनिवार्य आवश्यकता है। जंतुओं को पोषण की अनिवार्यता और भोजन अंतर्ग्रहण का तरीका एवं इसका उपयोग शामिल है। मनुष्य के पाचन तंत्र में मुख्य रूप से आहार नल और स्रावी ग्रंथियां होती है।
आहार नाल में मुख्य गृहिका ग्रशिका आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुर्दा शामिल है। पाचक रस में मुख्यतः लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय तथा छोटी आंत की दीवारों से स्रावित होते हैं। अगला पॉइंट, पोषण एक जटिल प्रक्रिया है। पोषण के अंतर्गत अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण और निष्कासन शामिल है। भोजन का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है। ये मंड का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है। भोजन के सभी अवयवों का पाचन छोटी आंत में पूरा हो जाता है, जिसमें यकृत, अग्नाशय तथा छोटी आंत से स्रावित पाचक रस सहायता करते हैं। बड़ी आंत में जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। अवशोषित भोजन रक्त नलिकाओं द्वारा रक्त के साथ साथ शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। भोजन का बिना पचा हुआ भाग, जिसका अवशोषण नहीं होता है, मल के रूप में गिरदा से बाहर आ जाता है। जुगाली करने वाले जंतुओं को रूमिनेंट कहा जाता है। जुगाली करने वाले जंतु तेज से भोजन निकलते हैं और रूमेन में भंडारित करते हैं। कुछ समय बाद निकले हुए भोजन को पुनः मुख में लाकर चबाते और जुगाली करते हैं। तो ये हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अमीबा में भोजन का पाचन खाद्यान्नी में होता है।